हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट जिनके एग्जामिनेशन 2024 में है। आज के इस वीडियो में मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़ करके आपके सामने रख रहा हूं, बिकॉज आई एम गिविंग यू माई 4 स्टेप मेथोडोलॉजी जो हम लोग अपने सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी फॉलो करवाते हैं फॉर अ ग्रेट सक्सेस और अ ग्रेट रिजल्ट इन लेवल 1। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपर्टीज इन, एंड इसीलिए इस चीज को आपके सामने रखना चाह रहा हूं मैं। एंड आई होप जो भी कैंडिडेट है जो कि लेवल 1 टारगेट कर रहा है फॉर 2024 एग्जामिनेशंस, उसके ये वीडियो काफी काम आएगा। गोज विदाउट सेइंग, अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलो स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं अबाउट दिस अप्रोच। ये अप्रोच टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एंड मेरे हिसाब से ये एक ऐसा अमेजिंग अप्रोच है जो कि आपके लेवल 1 में सक्सेस के आपके चांसेस बढ़ाते हैं। बट थोड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट हूंगा, इतना आसान नहीं है। कई चीजें हैं यहाँ पे जो आपको बहुत चुभेंगी, बहुत खराब लगेंगी। मैं जब बोलूंगा तो मैं बोलता बड़ा मीठा हूं, लेकिन आपको खराब लगने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि क्या वर्क करेगा और क्या वर्क नहीं करेगा। सो ये वीडियो उनके लिए तो डेफिनेटली है जिन्होंने तैयारी जस्ट शुरू करी है, जिनका एग्जामिनेशन अगस्त या नवंबर 24 में है, उनके लिए तो डेफिनेटली है। फेब्रुवरी वालों अब बहुत लेट हो गया, प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दो। मे वाले देख सकते हैं, बट फेब वाले तो एकदम स्किप कर देना। यू आर टू लेट टू वॉच दिस वीडियो। आपने जो प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से किया, सो प्लीज डोंट वॉच इट एनी फर्दर। बाकी सारे स्टूडेंट्स, आइए इस अप्रोच के बारे में बात करते हैं, जहां पे 4 स्टेप्स में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। पहला स्टेप है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मुझे इसलिए पॉइंट बोलना पड़ रहा है बिकॉज कई लोग ना सीएफए को लेकर के ना बहुत सारे मिथ्स लेकर के चलते हैं। जैसे कईयों को मैंने ना सुना है ये बोलते हुए कि ओके, सीएफए लेवल 1 तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। नहीं, एकदम भी नहीं। ये थियोरेटिकल एग्जाम है और 80% क्वेश्चंस यहाँ पे थियोरेटिकल आने के चांसेस रहते हैं। ग्रेट भैया, क्या बोल रहे हो। हाँ, 80% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आएंगे, 20% अगर प्रैक्टिकल आएंगे, तो वैसे में आप चौकोगे एग्जाम में। इससे बेटर यहां रियलाइज कर लो। नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट देयर ये सोचते हैं कि हम फाइनेंस जानते हैं तो हम तो लेवल 1 मैनेज कर ही लेंगे। एकदम भी हल्के में मत लेना। मैंने ज्यादा सीए के स्टूडेंट्स को ना यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते हुए देखा है। यस, सीए के स्टूडेंट्स या फिर प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जाम में फेल होते हैं। इनफैक्ट इसी वीडियो को कोई ना कोई तो ऐसा देख रहा होगा सीए जिसने एग्जाम ना निकाल लिया है, लेकिन उसने मतलब थोड़ा सा ऐसा ना अंडर एस्टिमेट कर दिया था एग्जाम को। एग्जाम निकाला लेकिन अंडर एस्टिमेट किया था, एक बार का चौक गया था। अगर ऐसा कोई है तो चैट में जरा एक बार ना सारे जूनियर्स को ना एडुकेट करो कि यार सीए बनना ही सब कुछ नहीं है, सीएफए लेवल 1 थोड़ा सा तो अलग गेम है। अलग जैसे इंस्टेंस के तौर पे ही यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग यार सीए में ना पन्ने पलटा देते हैं जब थ्योरी की बात आती है। यहाँ पे वो नहीं होगा। यू विल हैव टू रीड थ्रू एवरी सिंगल लाइन बिकॉज एवरी लाइन हैज अ स्टोरी इन इटसेल्फ, एंड उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिजास्टर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना। नंबर 2 है सेल्फ स्टडी वर्सेस गाइडेड प्रिपरेशन। अगेन वी हैव टू एड्रेस दिस एलिफेंट, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई सेल्फ स्टडी और गाइडेड ना आपको अभी से पता होगा। आप किस तरह के स्टूडेंट हो वो डिटरमाइन करेगा कि आप सेल्फ स्टडी में जाओगे कि गाइडेड। जैसे मैं जब अपने लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एकदम क्लियर था अपने माइंड में कि मुझे ज्यादा समय भी लगेगा ना तो भी आई विल सेल्फ स्टडी फॉर माई एग्जामिनेशन, एंड मैंने वैसा ही किया। मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों सेल्फ स्टडी किया, एंड उस पूरे प्रोसेस में मुझे ज्यादा समय लगता था। मुझे हर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ऑन एन एवरेज 8 से 9 महीने लग जाते थे। तो जाहिर सी बात है, आई न्यू माई लिमिटेशंस, एंड उसके हिसाब से मैं गया वहां पे। बट सेल्फ स्टडी का अपना अलग मजा भी है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप रूटेड होते हैं, आप चीजों को अपने हिसाब से समझते हो। यू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू सर्टेन क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड ऑब्वियसली वो काफी काम आता है। आज तक जब मैं अपनी इक्विटी रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे काफी सारी चीजों का ना बहुत ज्यादा यूज आ रहा है, एंड थैंकफुली मैंने सेल्फ स्टडी किया था तो मेरे लिए फेवरेबल है वो। बट वहीं पे गाइडेड प्रिपरेशन करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ऐसा लगता है आपको कि यार मेरी तैयारी मैं खुद से नहीं कर पा रहा, मुझे धक्के की जरूरत है, तो उस समय गाइडेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो ये है कि शुरुआत में सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए और एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले आए, सर हमें कोर्स दे दीजिए प्लीज, हमें पढ़ना है, ये वो नॉट रेकमेंडेड एट ऑल। मुझे भी पता है अभी फरवरी का एग्जाम क्योंकि एकदम सर पे है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एकदम इसी अप्रोच में आए कि सर हम कर तो लिए लेकिन हमारा ठीक से तैयारी नहीं हुआ, सो वी नीड टू एनरोल फॉर योर कोर्स। आप जल्दी ही एनरोल कर लो। फिर अगर वैसी सिचुएशन है कहीं पे भी आपको एनरोल करना हो, जल्दी एनरोल करो, बिकॉज सेल्फ स्टडी में जाकर के आप अप्रोच को बिगाड़े, इससे बेटर ये है कि आप शुरुआत से सेल्फ स्टडी ना करके गाइडेड प्रिपरेशन में जाएं। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बस
2-3 महीने और आगे का प्लान बनाएं फॉर द एग्जामिनेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मई का सोच रहे हैं सेल्फ स्टडी, स्ट्रिक्ट नो है, एकदम मत सोचिए। अगर आप अगस्त का सोच रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगस्त की जगह नवंबर अभी से सोचिए एंड अपना सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए। एंड अगर आपको अगस्त के लिए या मई के लिए जाना है, फिर भी जबरदस्ती जाना है, तो फिर गाइडेड प्रिपरेशन में ही जाना चाहिए, बिकॉज इतना समय आपके पास है नहीं। फ्रैंकली जो मेरी बात है मैंने बोला है, अगस्त थोड़ा डाइसी फिर भी है, मई के लिए तो नो चांस, मतलब सेल्फ स्टडी नो वे, कोई ब्रेनर ही नहीं है उसके लिए। यू शुड बी गोइंग फॉर अ गाइडेड कोर्स, क्योंकि उसी में आपका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अप इज टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अब ये और ही बड़ी उलझन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कितने टाइम में हो जाएगा। कई आते हैं जो बोलते हैं सर हमें यहाँ क्या 700 800 1000 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेट करके देखो, 1000 घंटे 1 साल के बराबर हो जाएगा अगर आप अपने एफिशिएंट टाइम को यहाँ कैलकुलेट करो तो। 3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है। सो ऐसे में यहाँ पे 1000 घंटे की तो कोई बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि एक एवरेज बच्चा जो एग्जाम को क्लियर करता है वो लगभग 300 घंटे ही पढ़ता है। एंड मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये 300 से 400 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 400 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है तो मुझे लगता है वो ज्यादा ही पढ़ रहा है, और 300 से कम पढ़ रहे हो तो कम पढ़ रहे हो। यहां पे मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने 400 घंटे के ओवर टाइम स्पैन को, मतलब पूरे टाइम स्पैन को देखें, तो उस 400 घंटे में शुरुआत के 200 घंटे जाने चाहिए इनटू स्टडिंग द कॉन्सेप्ट्स, और वो कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद में आपको अगले 200 घंटे डिवोट करने चाहिए इनटू रिविजन्स एंड प्रैक्टिस। ये उनके लिए है जो एक गाइडेड वे में चल रहे हैं। जैसे हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको यही एडवाइस है। बट जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बॉस आपके लिए सिचुएशन अलग है। आपको 400 घंटे देने पड़ेंगे शुरुआत के सेल्फ स्टडी के लिए, फिर 200 घंटे और एडिशनल देने पड़ेंगे फॉर प्रैक्टिसिंग। सो बेसिकली सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स के लिए मैं कहूंगा 600 आवर्स ऑफ एफिशिएंट स्टडी इज ग्रेट एनफ टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स। नाउ समबडी वुड आस्क कि सर हम तो 500 घंटे तो सिर्फ वीडियो कोर्स देखेंगे। तो अगर आप 500 घंटे वीडियो कोर्स देखोगे तो अगेन आपको भी उस पे 200 से 300 घंटे ऐड करने पड़ेंगे और ज्यादा, ताकि आप अपने रिविजन्स और बाकी चीजों को प्लान कर सकें। ओके सर, आपका वीडियो कोर्स में सब ऐसा एकदम आप पूरा रेडी करके नहीं सिखा दोगे कि हमें वो 200 घंटे देने ही नहीं पड़े। ऐसा कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता। इवन इफ यू वॉच अ वीडियो कोर्स एंटायरली, हमारा भी अगर आप पूरा देख लोगे तो भी आपको प्रैक्टिस और रिविजन तो खुद से करना ही पड़ेगा, एंड वहीं पे सारा खेल है। करेक्ट। सो वो लास्ट के 200 आवर्स कोई चांस ही नहीं है बचने का। वैसे हमारा वीडियो कोर्स 110 120 आवर्स का ही है, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट करने में आपको 200 घंटे लग जाएंगे। कैसे, बता दूंगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजाइज। सेकेंड स्टेप है स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर रोज पेपर खोलिए और स्ट्रैटेजी बनाते रहिए। आज एक बार सुकून से बैठिए और कुछ चीजों के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। इसमें ज्यादा समय नहीं देना, बट स्ट्रैटेजाइज जरूर करना। पहला चीज ये है कि आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। मेरी मानिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्क्वाइजर की और इंस्टीट्यूट की किताबों की दरकार है, और बाद बाकी जो चीजें वो सब आपके पास ऑलरेडी होंगी। ऑब्वियसली कैलकुलेटर वगैरह वो सभी चाहिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्क्वाइजर एंड इसके अलावा कैप्लन स्क्वाइजर की बात कर रहा हूं, दूसरा इंस्टीट्यूट के रिसोर्स। अब इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेस अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है कहीं से भी, तो फिर उस सॉफ्ट कॉपी से आपका काम हो जाएगा। अगर पीडीएफ फॉर्म में तो बहुत अच्छा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रोफाइल में जाकर के अगर आप कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को और इंस्टीट्यूट के खास करके बुक्स को मैं सिर्फ रेकमेंड कर रहा हूं ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस। लेवल 1 पे कैंडिडेट रिसोर्सेज और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए ही हम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर हम खुद से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं, स्क्वाइजर इज अ ग्रेट रिसोर्स। स्क्वाइजर की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को हो सकता है आपको थोड़ा एक्सप्लोरेटरी होकर के, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके ना उसको समझना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको चाहिएगा सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स के लिए। अब यहीं पे अगर आप गाइडेड प्रिपरेशन पे बात करें तो गाइडेड प्रिपरेशन में आमतौर पे आपको कोई ना कोई नोट्स या तो लिखवाए जाएंगे या फिर दिए जाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस हम पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे देते हैं। सो नोट्स को अगर आप प्रिंट कर लोगे तो आपको अलग से स्क्वाइजर की दरकार नहीं पड़ेगी। सो नो नीड टू बाय स्क्वाइजर। इसके अलावा अगर आप रखना चाहते हो तो रिकमेंडेड है। और नोट्स जब आपको मिल जाएंगे तो हमारे नोट्स हम बनाते हैं इस ढंग से कि वो थोड़े आसान हो आपके लिए, एंड जब आसान हो तो जाहिर सी बात है उधर आपका थोड़ा समय बचता है, उसी के ऊपर वीडियो बनता है तो और ज्यादा समय बचता है। सो दैट इज हाउ वी फोकस इट। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतने रिसोर्स से आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिस को लेकर के कि प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन बैंक हैं, अब क्वेश्चन बैंक तो नहीं कहूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहूंगा, वो हर एक मॉड्यूल के बाद में और मॉड्यूल के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्वेश्चंस आमतौर पे एमसीक्यू ओरिएंटेड होने चाहिए जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब ये एक प्रॉब्लम आएगी कि कैंडिडेट रिसोर्स में तो सिर्फ 1600 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं, बाद बाकी लगभग 1100 क्वेश्चंस के आसपास में
प्रैक्टिस पैक के अंदर ना लॉक्ड है। अब उसको अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे अ लॉट टू द इंस्टीट्यूट। तो अब ऐसे में उन क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है, यू विल हैव टू फिगर इट आउट। अगर आप उसके लिए खर्च करना चाहते हैं प्रैक्टिस पैक के लिए तो आप जा सकते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। पहले यही सेम क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा अवेलेबल रहता था फॉर 2023 कैंडिडेट्स, अब इसमें बदलाव है, तो प्लीज इसका ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लो ऑफ स्टडी की बात करते हैं। फ्लो ऑफ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो प्लीज ध्यान देना कि आपको शुरुआत करना चाहिए हमेशा ऐसे टॉपिक से जो कि थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं और उनको कंप्लीट करने में आपको जोर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो स्टार्ट करना चाहिए आपको कॉर्पोरेट इशूअर्स से। कॉर्पोरेट इशूअर्स में लगभग वही टॉपिक्स होते हैं जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं, बट इसके अलावा अगर आप सीए बैकग्राउंड से नहीं है, एक रेगुलर बस बीकॉम बैकग्राउंड से भी है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए विद बेसिक्स ऑफ क्वांट्स। क्वांट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें या थोड़े बहुत स्टैटिस्टिकल बोल सकता हूं थ्योरीज की बात करें तो क्वांट्स के इनिशियल लर्निंग मॉड्यूल्स में कवर्ड है, वो आपको डेफिनेटली पहले कर लेना चाहिए। इसके बाद में यू कैन एक्सप्लोर इजियर एरियाज। जैसे मुझे पर्सनली कॉर्पोरेट इशूअर्स बहुत इजी लगता था उस समय भी, आज भी मैं पढ़ाता हूं तो भी इजी लगता है और मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी इजी लगता है। सो कॉर्पोरेट इशूअर्स एक ऐसा एरिया जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इक्विटीज इजी, ऑल टाई इजी है, पोर्टफोलियो भी कुछ हद तक इजी ही बोलूंगा, तो इन सारे एरियाज को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बिवेयर ऑफ ग्रेटर एरियाज, बिवेयर ऑफ डेंजरस एरियाज जैसे कि एफएसए। एफएसए इज एक्सट्रीमली डेंजरस। फिक्स्ड इनकम कुछ हद तक डेंजरस है, हमने ट्राई किया इसको और इजी बनाने का लेकिन स्टिल डेंजरस तो है। इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी ट्रिकी, ऐसे ही एथिक्स है और क्वांट्स के भी कई सारे सेक्शंस हैं जो कि आपके लिए थोड़े टेक्निकल होने वाले हैं, तो इनको आप लेटर स्टेज में उठाना। क्वांट्स के शुरुआत के सेक्शंस को उठा लेना और बाद बाकी सेक्शंस को छोड़ देना, ठीक है ना। जब हाइपोथेसिस वगैरह आना शुरू हो जाए तो उस समय आप छोड़ करके दूसरे टॉपिक्स में जा सकते हैं। इनिशियली हार्ड टॉपिक को उठाने से आपका पूरा मोमेंटम टूट जाएगा। सो इजी टॉपिक से शुरुआत कीजिए, एक प्रॉपर फ्लो के साथ में जाइए। अगर आप इस फ्लो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं, सो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अप अ न्यू वीडियो जिसमें पूरे फ्लो को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाइडेड वे में प्रिपेयर कर रहे हैं यानी वीडियो कोर्स आपके पास, तो वीडियो और नोट्स को साथ साथ यूज करके आप अपना शुरुआत में एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने के बाद में आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं वही इंस्टीट्यूट की बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े बहुत ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है आपको। वंस यू हैव सॉल्व दिस एंटायरली तो उसके बाद आपका लर्निंग मॉड्यूल विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट। फिर नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल में चलना, सेम प्रोसेस फॉलो करना। इस तरह से जब आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करना है, तब आपको कैंडिडेट रिसोर्सेज में जाना है। वो कहां मिलेगा, प्रोफाइल के अंदर। सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपकी प्रोफाइल है, वहां कैंडिडेट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहां से जाकर के प्रैक्टिस करना है आपको एक पूरे सब्जेक्ट को। जब आप पूरे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो कैंडिडेट रिसोर्स भी कंप्लीट। रिवीजन के टाइम हम इन्हीं कैंडिडेट रिसोर्स को रीसेट करके वापस सॉल्व करेंगे। तो ये होने वाला है हमारा ओवरऑल प्रोटोकॉल। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के जस्ट बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम साथ साथ करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स ने मुझे पास में बोला है कि सर हमने ना प्रैक्टिस का काम लास्ट के लिए रखा है, कभी वर्क नहीं करेगा वो। आप प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करोगे, नहीं होगा। हाँ, लास्ट में जाकर के तो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हमें करनी है, बट बीच में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां होती है, यहीं पे हम मैक्सिमम गलतियां करते हैं, तो प्लीज इन पे ध्यान देना। इन गलतियों को चूकने मतलब इन गलतियों से चूकना। पहला, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ म्यूजिक सुनते हुए ना काम करने का, बड़ा मजा आता है, ठीक है। और मैं अपने जब पढ़ाई के दिन भी थे तो भी मैं ये काम काफी हद तक करता था, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि वो वर्क नहीं करता है, मतलब टाइम ज्यादा लगता है आपका। अगर आप चाहते हैं कि यार मल्टीटास्किंग के बिना पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप, तो प्लीज करिए। 2 घंटे में वो काम हो जाएगा जो आप अदरवाइज 4 घंटे में करोगे। क्योंकि सीएफए लेवल 1 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, तो मुझे पता है आपका टाइम ऑलरेडी बहुत प्रेशियस है। तो जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, 1 घंटे ही पढ़े दिन में, लेकिन वो प्लीज मल्टीटास्किंग के साथ ना पढ़े। फोन दूर रखें, सब कुछ दूर रखें और अपनी पढ़ाई करें। अच्छा, फोन दूर रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई बार आपको कुछ चीजें गूगल करनी पड़ सकती हैं, तो हाँ ठीक है, फोन रखिए बगल में, लेकिन प्लीज उसको एयरप्लेन मोड में डाल करके रखें। नेक्स्ट है 2 महीने शुरुआत के। यार आपको यही समझने में लग जाएगा कि क्या चाहिए इस एग्जाम को। अब जैसे इंस्टेंस के तौर पे मैं सीए और सीएस दोनों कर रहा था अपने कॉलेज के दिनों में, तो सीएस में ना मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आए और सीए में ठीक ठाक आ जाते थे। तो मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा कि सीएस में जिस आपका राइटिंग स्किल की दरकार है वो मेरे पास शायद नहीं है। मुझे वहीं पे सीए में ज्यादा नंबर मिलते थे, मतलब दिस इज वेरी शॉकिंग। सीए में मेरे को लॉ में ज्यादा अच्छे नंबर मिलते थे, सीएस में नहीं मिलते थे। तो लॉ तो एक ही है, फिर क्यों नंबर मिल रहे हैं। बट हर इंस्टीट्यूट की
आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, इसी रिक्वायरमेंट को समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा आती है, प्रैक्टिकल कम। कितना भी मैं कह दूं, आप जब तक इसका धोखा नहीं खाओगे आप मानोगे नहीं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप भी पाओगे कि हाँ यार, यहाँ तो थ्योरी ज्यादा आ रही है और हम तो थ्योरी पे ध्यान नहीं दे के आए। उस बात को रियलाइज करने में 2 महीने निकल जाएंगे। इसके अलावा आप सोचोगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, 2-3 लाइन पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, और फिर बीच बीच की लाइन से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको धोखा होगा, और उस धोखे के बाद आप देखेंगे 2 महीने निकल गए। तो पहले 2 महीने कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी से जितना समझ करके चलो उतना अच्छा है, एग्जीक्यूशन में 2 महीने आपके गए, समझो ऐसा ही। नेक्स्ट है, एक बार में एक सब्जेक्ट उठाएं तो बेहतर रहेगा, और सब्जेक्ट को बीच में से स्प्लिट किया जा सकता है। यानी अब एफएसए की अगर हम बात करें तो एफएसए बहुत बड़ा है। अगर आप एफएसए को 2 हाफ्स में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, पॉसिबल है। क्वांट्स को 2 हाफ्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, पॉसिबल है, वो कर सकते हैं आप। नहीं तो मेरा हमेशा यही हिदायत है कि जिस चीज को उठाया उसको पूरी तरह से कंप्लीट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने डेरिवेटिव्स उठाया तो पूरा डेरिवेटिव्स एक बार में खत्म करना, मतलब एक बार में मतलब 3-4 दिन के स्ट्रेच, 5 दिन के स्ट्रेच, जितने भी देर पढ़ रहे हो सिर्फ डेरिवेटिव्स पढ़ना। वैसे ही ऑल्टाई पढ़ रहे हो तो ऑल्टाई लगातार पढ़ना। अब इसमें एकदम इंपॉर्टेंट ये है समझना कि यार हम कई बार ना ऐसा सुनते हैं कि 2 सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो 2 सब्जेक्ट ना आप अपने एक्सक्यूज का एक, मैं बोल सकता हूं एक ना रीजन दे रहे हो, एक्सक्यूज को भी एक रीजन दे रहे हो, एक्सक्यूज बना रहे हो खुद के लिए कि यार अभी ना मेरे को सपोजिटली डेरिवेटिव्स पढ़ रहा हूं, बहुत हार्ड लग रहा है, तो मैं डेरिवेटिव्स छोड़ करके कुछ और पढ़ लेता हूं। इट विल नॉट वर्क। आप डेरिवेटिव्स छोड़ करके कुछ और पढ़ोगे, टाइम आपका वैसे भी वेस्ट होने वाला है। चीजें समझ में ना आने लगे तो प्लीज रेस्ट कीजिए, लेकिन प्लीज सब्जेक्ट ऐसे स्किप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होता उससे। नंबर 2, एक बार में एक लर्निंग मॉड्यूल से तो ज्यादा आपको करना ही नहीं चाहिए। कई बार होता है आप लर्निंग मॉड्यूल सुबह कुछ पढ़ रहे हो और शाम को कुछ पढ़ रहे हो, एकदम नहीं। मैं सब्जेक्ट्स में नहीं बोल रहा हूं आपको, लर्निंग मॉड्यूल तो 2 उठाने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑलवेज फोकस ऑन एरर्स मेड। हाँ, जब भी आप गलती करें तो उन गलतियों को जरूर से नोट करें। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रनिंग नोट्स बनाएं और उसके साथ में फॉर्मूला बुक भी बनाएं, जहां आप गलती करते हैं, जहां पढ़ा उस चीज को और गलती की तो उसके बाद उस चीज को ठीक करें। अपने नोट्स में या फिर जहां पे भी आप अपने रनिंग नोट्स बनाते हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जितने अपने नोट्स को आप काले करेंगे, जितने स्क्वाइजर को भरेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। प्लीज इस बात को समझिए, गलतियां करिए और गलतियों से सीखते जाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो यार इनमें सिमेट्रिकल अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब जितना ध्यान आप थ्योरी में देते हैं उतना ही प्रैक्टिकल में दीजिए, और जितना प्रैक्टिकल में देते हैं उतना ही थ्योरी में दीजिए। आमतौर पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स ना ऐसे वर्क करते हैं, सर प्रैक्टिकल हम बाद में कर लेंगे। इट वोंट वर्क। आप बोलेंगे सर हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरी बाद में कर लेंगे, अगेन इट वोंट वर्क। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एकदम साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों को उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी जितनी ये डिमांड करते हैं। भूलिएगा मत, दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंटिन्यूअस गाइडेंस और अवेयरनेस के लिए दिस इज द यूट्यूब चैनल दैट यू नीड टू सब्सक्राइब करके रखिए। हर 3 महीने में जब रिजल्ट आएगा मैं रिजल्ट एनालिसिस आपके लिए जरूर करूंगा, जिसमें आप समझ जाओगे कि भाई एग्जाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इवैल्यूएशन पे। यानी अब जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो परफॉर्मेंस की एक एनालिसिस करनी जरूरी होगी। जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे तो ये इवैल्यूएट कीजिए कि आप कहां कितने पानी में हो। इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप एक एक करके लर्निंग मॉड्यूल कंप्लीट करोगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे तो उस समय आपका 60% मिनिमम आना चाहिए। नाउ मेनी स्टूडेंट ना डोंट कीप अ काउंट ऑफ दिस। आप काउंट नहीं भी रखते हो तो भी एक अंदाजा होना चाहिए, हाँ 15 सवाल थे मेरे 9 तो राइट हुए ना। तो अगर आपका 60% या उससे ज्यादा आ रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपका 60 से कम आ रहा है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देकर के उस रीडिंग को वापस एक बार पढ़िए, रीडू कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हो ना तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपका वो लर्निंग मॉड्यूल अच्छे से हुआ ही नहीं है। तो उस लर्निंग मॉड्यूल को वापस करना इज हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा कैंडिडेट रिसोर्स में, अब ये बात ना मैं 1000 बार बोलूंगा और मैं थकूंगा भी नहीं। कैंडिडेट रिसोर्स में 75% अगर आपका स्कोर एग्जाम तक जाते जाते नहीं आया तो एग्जाम में आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विल बी लेसर, चांसेस ऑफ फेलिंग विल बी हायर। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत रिजल्ट एनालिसिस किए, चैनल पे लाइन से वीडियोस है, जाकर के सारे देख लेना। इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअसली 69% के आसपास में ग्रेड रखता है। नाउ 69 तो इंस्टीट्यूट रखता है, हम थोड़ा मार्जिन लेकर के उसको 75 पे सेट करेंगे। नाउ मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे यहां से एनरोल किया हुआ था और उनके 82-83% आ रहे थे, मैंने उनको ना अपने जो मंथली इंटरेक्शन मीटिंग होती है उसी में भी बोल दिया था कि आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है। नाउ इतना मेथोडिकल है हमारा प्रोसेस, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि 82-83 वाले तो 90 परसेंटाइल ले आएंगे, और जो 70% स्कोर करते हैं उनको
कई बार मैं सामने से बोल भी देता हूं कि देखो आप डेफर कर दो एग्जाम, यू आर नॉट रियली वेल प्रिपेयर्ड। उसके बावजूद अगर कोई ज्यादा जिगरा करके, ज्यादा मेहनत करके या ज्यादा हरी हरी डिसीजन दिखा करके एग्जाम के लिए जाता भी है तो उसके रिपरकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हर बार होता है, बट मैंने तो लास्टली ऐसा देखा है कि अगर आपका स्कोर प्रैक्टिस के दौरान अच्छा नहीं आ रहा था तो एग्जाम में कोई करिश्मा नहीं होता है, एग्जाम में भी वैसा ही स्कोर आता है। सो स्कोरिंग 75% और मोर इन द कैंडिडेट रिसोर्सेज एंड इन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम टुगेदर इज वे मोर इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को ना कई बच्चे मन से एकदम दिल से लगा लेते हैं जब वो सॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूट के मॉक पेपर्स। इंस्टीट्यूट के मॉक पे ये रूल लागू नहीं होता है। इंस्टीट्यूट के मॉक बहुत हार्ड होते हैं और आप जब इसे सॉल्व करेंगे लिटरली, मतलब अगर आप बहुत इमोशनल है तो रो भी देंगे, क्योंकि यार ये हार्ड है, लिटरली ये हार्ड है। इसमें अगर आपका 60% भी आया ना तो भी आप हंसी खुशी अपने प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट का मॉक हलवा नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत लगेगी और इसके बाद में भी इसके क्वेश्चंस इतने टेक्निकल होंगे कि रॉन्ग तो होंगे होंगे। सो मेरा हमेशा ये कहना है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 60 के ऊपर लाओ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम होने के बाद जब कैंडिडेट रिसोर्स कर रहे हो तो वहां पे आप 75 के ऊपर लेकर के आओ, और इंस्टीट्यूट के मॉक में 60 भी आ जाए तो चल जाएगा, ठीक है। सो 60 इज ऑल्सो गुड फिगर, ध्यान रखना। एंड फाइनली इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को मैं हमेशा ज्यादा वैल्यू करता हूं देन अदर रिसोर्सेज। हालांकि इसको लेकर के अब थोड़े से मेरे विचार बदले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने एक लार्ज चंक ऑफ रिसोर्स को, 40% रिसोर्स को अब लॉक कर दिया है, जो कि ऐसे तो एक्सेसिबल नहीं है लेकिन अदरवाइज एक्सेसिबल है भी। तो अगर इतने बड़े रिसोर्स को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अदर रिसोर्सेज को थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि स्क्वाइजर के क्वेश्चन बैंक्स अगर आपके पास हैं, कहीं से भी आपके दोस्त यार के पास में है, मांगे, उधर से प्रैक्टिस कीजिए। स्क्वाइजर की खुद की प्रैक्टिस सेट आती है, उसको जरूर से सॉल्व करें। स्क्वाइजर के जो चैप्टर के बाद के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके कोई खास फायदा नहीं है। यू वर्ल्ड बोल करके एक नई वेबसाइट है, या फिर बोल सकता हूँ पुरानी वेबसाइट है, बट मेरे को इसका स्टूडेंट्स के थ्रू ही फीडबैक मिला कि इट्स अ गुड वेबसाइट। सो अगर आप चाहें तो इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये पेड है कि फ्री है, बट स्टूडेंट्स ने कहा कि ये ठीक ठाक वेबसाइट है। इसके अलावा और कहीं से कुछ भी फ्री मॉक अगर आपको मिलता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा इंस्टीट्यूट के रिसोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही। ऐसे कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, खुद दूसरे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करें, इंस्टीट्यूट के रिसोर्स को ध्यान नहीं दे रहे, प्लीज वो मत कीजिएगा। पहले इंस्टीट्यूट रिसोर्स को अच्छे से कीजिएगा और उसके बाद ही दूसरे रिसोर्सेज में जाइएगा। तो बस यही था इस पूरे के पूरे वीडियो में, इस अप्रोच को मैंने डिस्कस किया आपके लिए। टोटल 4 स्टेप्स में सारी बातें आपके लिए बोल दी कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एट द एंड एक ही बात कहना चाहूंगा कि 23 से 24 के करिकुलम में ड्रामेटिक चेंजेस हैं। पहले जहां 60 के आसपास में लर्निंग मॉड्यूल्स थे, अब 93 हो गए हैं, 1.5 गुना आपके लर्निंग मॉड्यूल्स हो गए हैं। सिलेबस कम हुआ है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। चीजें डिटेल में पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, इसीलिए कोई भी लर्निंग मॉड्यूल को अंदर से नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। तो प्लीज इन सब बातों का ध्यान देना, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अगर आपका एग्जामिनेशन फेब में है तो अभी तक इस वीडियो को देख क्यों रहे थे, बट अगर आपका एग्जाम मई में है या अगस्त में या नवंबर में है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, बट अदरवाइज प्रिपरेशन अभी से करिए, अच्छे से करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर।